साल 1827 के आसपास एक आदमी, उसका नाम जेम्स लुइस, वो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एक सोल्जर था। लेकिन धीरे धीरे वो कंपनी की जिंदगी से तंग आके उसने आर्मी छोड़कर वहां से भाग गया। उस समय ब्रिटिश आर्मी से भागना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। अगर पकड़े जाते तो सजा भी हो सकता था। इसीलिए जेम्स लुइस ने अपनी पहचान बदल लिया और अपना एक नया नाम रख लिया, चार्ल्स मैसन। लेकिन वो सिर्फ भाग नहीं रहे थे, उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। नए जगहों को देखना, पुराने सिविलाइजेशन को समझना और दुनिया के राज को खोजना। ट्रैवलिंग उसका सिर्फ शौक नहीं था, वो उसकी आदत, उसका पैशन बन चुका था। लगभग 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पहुंचता है पंजाब के एक ऐसे छोटे से गांव में। वहां उसने देखा कि लोग जमीन से निकली हुई पुरानी पक्की ईंटों को तोड़ तोड़ कर घर बनाने में यूज कर रहा है। मैसन को ये जगह नॉर्मल नहीं लगा। उसने नोटिस किया कि इतना पुरानी और मजबूत ईंटें किसी आम गांव के तो नहीं हो सकता। उसने वहां से कुछ पुरानी चीजें और कॉइन्स कलेक्ट किया और अपनी डायरी में उस जगह का जिक्र किया और ड्राइंग भी किया। अपने स्क्रीन पर देख सकते हो उसने क्या क्या ड्राइंग किया था। उस वक्त उसे खुद भी पता नहीं था कि उसने एक सिविलाइजेशन का खोज कर दिया है। जिस मिट्टी पर वो चल रहा है उसके नीचे दुनिया के सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन छुपी हुई है, और वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में जॉन मार्शल इंडिया आए। उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया था। वो सिर्फ स्थिति स्तंभ देखना नहीं चाहते थे, बल्कि पूरी इंसिडेंट हिस्ट्री को समझना चाहते थे। 1921 में उनके टीम के आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी हड़प्पा में एग्जामिनेशन कर रहे थे। मिट्टी के नीचे से पक्की ईंट के घर, सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम मिलने लगे। फिर 1 साल बाद 1922 में वहां पर ही आर.डी. बनर्जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे और पुरानी बुद्धिस्ट सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। हड़प्पा से थोड़ा दूर में सिंध नदी के पास एक एरिया में बड़ा सा मिट्टी का टीला था। जब बनर्जी उस टीला पर पहुंचे, देखो पहले से ही उस जगह का नाम मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, यानी डेट ऑफ द माउंड। ये नाम लोकल सिंध नदी के आसपास रहने वाले लोग यूज करते थे, लेकिन इन स्थानीय लोगों को ये पता नहीं था कि इस मिट्टी के नीचे क्या है। तो जब आर.डी. बनर्जी ने देखा कि जमीन पर बहुत पुरानी पक्की ईंट बिखरी हुई है, ये ईंट आम गांव की ईंटों से बहुत अलग और ज्यादा एडवांस लग रहे थे, बनर्जी को शौक हुआ। उन्होंने वहां एग्जामिनेशन शुरू करवाया। जैसे जैसे मिट्टी हटने लगी, वैसे वैसे एक पुरानी छुपी हुई दुनिया सामने आने लगी। और सबसे शॉकिंग बात यह था कि हर चीज प्लान थी। घरों में ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां बनी हुई थी और कुछ घरों में प्राइवेट बाथरूम तक था। हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन में इतना एडवांस सिटी प्लानिंग देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गया। जॉन मार्शल ने दोनों जगह की रिपोर्ट को ध्यान से कंपेयर किया और तब उन्हें समझ आया ये 2 अलग अलग शहर नहीं है, ये एक ही प्राचीन सिविलाइजेशन का सिटीज है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के टाइम की थी। मार्शल ने और एग्जामिनेशन करवाया, मैप्स बनवाए, आर्टिफैक्ट स्टडी किया और फाइनली दुनिया के सामने अनाउंस किया कि इंडिया में भी एक बहुत एडवांस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि ये सिविलाइजेशन ज्यादातर सिंध यानी इंडस रिवर के आसपास मिली थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लैंग्वेज आज भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा मास्टरपीस में से एक है, क्योंकि उनकी राइटिंग मिल चुका है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत छोटे छोटे सिंबल मिले हैं। ये सिंबल सील्स, मिट्टी की टैबलेट्स, पोटरी और कॉपर प्लेट्स पर लिखी हुए मिले। उनकी राइटिंग कुछ इस तरह होती थी, छोटे छोटे साइंस, लाइन और अजीब सिंबल। कई बार किसी जानवर की फोटो बनी होती थी और उसके ऊपर या पास कुछ सिंबल लिखा होते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, मतलब आज की उर्दू या अरबिक की तरह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी कोई लॉन्ग बुक या बड़ा टेक्स्ट कभी नहीं मिला, बस छोटे छोटे वर्ड्स और सिंबल ही मिले हैं। इसीलिए उनकी लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बात आती है उन कॉइन्स की। असल में वो मॉडर्न कॉइन्स नहीं थे, उन्हें सील्स कहा जाता है। ये सील्स छोटे पत्थर या मिट्टी के टुकड़े होते थे जिन पर जानवरों की इमेज और सिंबल बने होते थे।
सबसे फेमस सील पर एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर बना हुआ है। कुछ सील्स पर बैल, हाथी, गेंडा और बाघ भी बने मिले हैं। रिसर्चर का मानना यह है कि ये सील्स ट्रेड और आइडेंटिटी के लिए यूज होता था। जैसे आज कंपनी का लोगो या सिग्नेचर होता है, वैसे ही हो सकता है किसी मर्चेंट फैमिली या ग्रुप का स्पेशल सिंबल हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जानवर का रिलीजियस या स्पिरिचुअल मीनिंग भी हो सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। यह सिविलाइजेशन लगभग 3300 BCE के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन इसका सबसे एडवांस और पावरफुल पीरियड 2600 BCE से 1900 BCE के बीच माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे अमेजिंग आर्टिफैक्ट मिले थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग कितना एडवांस थे। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट है डांसिंग गर्ल नाम की एक छोटी सी ब्रोंज स्टैचू। ये स्टैचू मोहनजोदड़ो से मिली थी और इसमें एक लड़की कॉन्फिडेंस पोज में खड़ी दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि वो लोग ब्रोंज कास्टिंग जैसे एडवांस मेटल वर्क जानते थे। एक और फेमस आर्टिफैक्ट है प्रिएस्ट किंग स्टैचू। ये एक दाढ़ी वाला आदमी की स्टोन मूर्ति है, जिसे देखकर लगता है कि शायद वो कोई इम्पोर्टेंट लीडर या पुजारी रहा होगा। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन और टॉय भी मिले। कुछ टॉय में तो छोटे गाड़ियां और मूविंग एनिमल भी थे, जो दिखाता है कि बच्चों के लिए टॉय भी बनाए जाते थे। इन छोटे सील्स पर जानवरों की इमेज भी बने होते थे। उनके ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स भी लिखे होते थे, जिसे आज इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। अगर इनका अल्फाबेट का बात करें तो साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 400 से 600 तक अलग अलग सिंबल मिले हैं। इसीलिए एक्सपर्ट कॉन्फ्यूज है कि ये नॉर्मल अल्फाबेट लैंग्वेज थी या सिंबल बेस्ड राइटिंग सिस्टम, क्योंकि इंग्लिश जैसा लैंग्वेज में बस 26 लेटर्स अल्फाबेट होते हैं, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट में सिंबल बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई भी इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हमें बस छोटे छोटे टेक्सेस मिली है, मोस्टली सील्स, पोटरी और टैबलेट्स पर। देखो 1799 में इजिप्ट में एक पत्थर मिला, जिसमें उस पत्थर पर एक ही मैसेज को 3 अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था और इस पत्थर का नाम दिया गया रोसेटा स्टोन। इसमें इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स, डेमोटिक स्क्रिप्ट और ग्रीक लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ था। क्योंकि साइंटिस्ट ग्रीक पढ़ सकता था तो उन्होंने कंपेयर करके इजिप्टियन हायरोग्राफिक को डिकोड कर पाया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आज तक कोई ऐसा रोसेटा स्टोन नहीं मिला जिसमें ऐसा ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, और इसी वजह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज आज तक कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर बड़े शहरों में एक ही सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि उनके सिटीज रैंडम तरीके से नहीं बने थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कई दूसरे सिटीज में जनरली 2 मेन पार्ट्स होते थे, एक अपर टाउन या सिटाबेल और दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता था, जैसे एक आर्टिफिशियल माउंट के प्लेटफॉर्म पर। यह एरिया ज़्यादा प्रोटेक्ट और इम्पोर्टेंट माना जाता था। और लोअर टाउन, ये नीचे वाला बड़ा रेसिडेंशियल एरिया होता था जहां आम लोग रहते थे। वहां घर, मार्केट, वर्कशॉप और डेली लाइफ चलती थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनके रोड्स एक ग्रिड पैटर्न्स में बने थे, मतलब सड़कें सीधा लाइंस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट करती थी, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न सिटी से कम नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इजिप्ट या मेसोपोटामिया की तरह बड़े बड़े टेम्पल्स, गेम्स प्लेसेस या पावरफुल किंग्स का क्लियर प्रूफ नहीं मिलते। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को कोई ऐसा बड़ा महल नहीं मिला जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कोई महान राजा रहते थे। न ही हमें ऐसे गेम्स स्टैचूज मिली जैसे इजिप्ट के पहाड़ों की मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि इजिप्ट या मेसोपोटामिया की तरह हाक बैटल सीन्स, गेंड वेपन्स या किंग्स की वार स्टोरी नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम इतना पॉपुलेशन ही नहीं था। ये भी एक रीजन हो सकता है। उस टाइम लोगों से कम प्राकृतिक के दुर्योग से बचने के लिए तैयार रहते थे, और इसी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ये सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से काफी अलग थी। उनके सिटीज को देखकर लगता है कि वो लोग वार से ज्यादा सिटी प्लानिंग, ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट और डेली लाइफ पर फोकस करते थे। सीधे सड़कें, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, नहाने की जगह
और ऑर्गेनाइज्ड हाउसेस देखकर लगता है कि उनके लिए सफाई और ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ। देखो, साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका एंड एक ही रीजन से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम के साथ आई होगी। सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज। उस टाइम कुछ नदियां सूखने लगी थी, खासकर घाघर, एकरा रिवर सिस्टम वीक होने लगा, इसीलिए फार्मिंग भी कम होने लगा था। और ऐसा भी हो सकता है कि कोलेरा या टाइफाइड जैसा कोई बड़ा वायरस आके पूरा सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया, ऐसा भी हो सकता है।